सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो दोस्तों, दो पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक कल डिस्कस किया था जो कि एसए का था, एक मॉर्निंग में डिस्कस किया था जो कि जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट था। अब ये जनरल स्टडी पेपर सेकंड हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। एक ओवरव्यू में आप लोगों को देकर चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी का जो मेंस का जीएस पेपर 2 हुआ है उसमें पूछे गए। इसी के साथ में सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी नजर डालेंगे। और जो पेपर का पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, या तो हम लोगों ने द हिंदू वाली वीडियो के अंदर कवर किया होगा या फिर पॉलिटी वाली वीडियो के अंदर कवर किया होगा, तो जो भी सेक्शन मैंने आप लोगों का कवर करा रखा है उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी मैं आप लोगों को देता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर फ्यूचर में आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आप लोगों को एक क्लैरिटी लेकर आएगा माइंड में कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप लोग फ्यूचर में अपनी प्रिपरेशन करके चल सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहां पर बता दूं, आज जो पेपर हुए वो दो पेपर हुए यहां पर। पहला जो पेपर था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था यहां पर 9 से 12, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर था यहां पर जो कि 2 से 5, यानी कि 3-3 घंटे के दो पेपर होते हैं यहां पर, जो कि टोटल 6 घंटे लगातार आप लोगों को लिखना होता है। तो अगर बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो प्रॉपर वे में चीजें नहीं कर पाएंगे। तो 3 घंटे का पेपर था, ये भी 250 नंबर का पेपर था। तो जो पेपर होता है तो वह 250 नंबर का था। टोटल जो क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर भी, जैसे पहले वाले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें भी 20 क्वेश्चन ही थे और इसमें भी 20 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक का ये टोटल 150 वर्ड में आप लोगों को यहां पर लिखने थे। पर क्वेश्चन 150 शब्द आप लोगों को लिखने थे। 150 शब्द के 10 नंबर आप लोगों को मिल रहे हैं यहां पर। अगर बात करें यहां पर 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 250 शब्द में आप लोगों को लिखने थे और ये टोटल मिलाकर 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से टोटल आप लोगों के 250 नंबर यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। आखिर इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है? सिलेबस जो रहता है जीएस पेपर 2 के अंदर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये वो पेपर है जो बेसिकली आप लोगों को यहां पर एक तरीके से मिक्सचर देखने को मिलता है। जो हम लोग करंट अफेयर के अंदर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर हो जाता है और इसी के साथ में जैसे सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है वो भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया और पॉलिटी, वो सारी चीजें आप लोगों की कवर होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग पेपर नॉर्मली ये माना जाता है। तो आइए पेपर के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग बताइएगा पेपर देखने के बाद में कितने ऐसे क्वेश्चन लगे जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे और आप लोगों को पेपर कैसा लगा, कि मॉडरेट लगा या फिर ईजी लगा या फिर टफ लगा। तो आप लोग अपना भी एक तरीके से एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों से डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, डायरेक्ट आप लोगों के लिए पूरा लेक्चर इसके ऊपर बना रखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किस तरीके से हमारी कंट्री में काम करते हैं। तो ये बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के बारे में। आप लोगों से अगर बात करूं तो ये जो एक्ट था इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में जब हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे बी आर अंबेडकर जी। तो उनके द्वारा यहां पर, ताकि हमारी कंट्री में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जा सके, तो उसके लिए 1951-52 में हमारी कंट्री में ये एक्ट लाया गया था। तो इसके चलते इसको पूरा अगर नाम आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो भी आज की डेट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिस तरीके से अपना कि हम लोग उनको देखते हैं कि वो कैसे करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर क्या हमारे लायक वो हैं या फिर नहीं है, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी इनके बारे में बात की जाती है। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेसी है और जिसके चलते हम लोग खुद अपने चुने गए नुमाइंदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं या फिर हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। और पता चला उनके ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं, किसी के ऊपर मर्डर के, किसी के ऊपर रेप के, तो ये इसके तहत यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसको यहां पर देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। यानी कि जो भी करप्ट प्रैक्टिस में पाया जाता है तो उसको यहां पर एक आसान तरीका होना चाहिए ताकि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। क्योंकि आप लोग ये देखिए, अगर कोई करप्ट पर्सन जाकर यहां पर अगर पार्लियामेंट में बैठता है तो वो पर्सन लॉ बनाएगा जो खुद लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या ये पर्सन सही तरीके से सोसाइटी के लिए सही काम कर पाएगा? तो इसलिए यहां पर ऐसे पर्सन को वहां पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए जिसके चलते जल्दी से जल्दी यहां पर इसको निपटाना चाहिए। तो ये जो एक्ट था इनेक्ट किया गया था हमारी कंट्री में, तो आर्टिकल 327 के बेस पर ये जो था हमारे संविधान का, उसके तहत यहां पर इसको इनेक्ट किया गया था। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया 1966 में। तो यहां पर आज के डेट में आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो डायरेक्टली आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि उनका जो केस होगा उससे रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट यहां पर सुनेगा अगर इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो।
तो यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया 1966 में, इससे पहले एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुआ करता था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल चीजों को सुना करता था। तो 1966 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके चलते जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल था इसको यहां पर हटा दिया गया। अब यहां पर हाई कोर्ट में पिटीशन पहुंचेगी और अगर वहां से आप लोग सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाएगी। पर लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंचा सकते हैं। तो ये थी यहां पर कुछ इसके बारे में बातें। इसके बारे में डिटेल में मैंने लेक्चर बना रखा है, आप लोग सर्च करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बाय वीर, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पॉलिटी में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैंने अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी रिसेंटली। अगर बात करें अमेंडमेंट के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप लोगों को पता होगा काफी लंबे समय से हमारी कंट्री में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कई सारी जो पोस्ट थी ये खाली पड़ी हुई थी, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पर इसको भरने की कोशिश नहीं की गई और लंबे समय से चीजें खाली पड़ी हुई थी। क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग नॉर्मली मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, तो यहां पर आज की डेट में अगर इसके अंदर लोग काम नहीं करेंगे प्रॉपर वे में तो ये क्या होता है, फिर वहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोग मानेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, वो ये बोलेंगे कि एक तरीके से काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। तो हेड को भी अपॉइंटमेंट करते हुए काफी जद्दोजहद यहां पर देखने को मिली। तो काफी सारे आर्टिकल इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसके चलते यहां पर कैसे इसको यहां पर अपॉइंट करना है, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो सारी बातें उसको डाइल्यूट किया गया था, एक पर्टिकुलर एक्ट लेके आया था, उस पूरे एक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जाकर सर्च कर लीजिएगा आरटीआई बाय वीर, तो इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी जो क्वेश्चन था पहले वाला भी यहां पर 10 नंबर का था, ये भी 10 नंबर का था और ये यहां पर 150 शब्द में दोनों लिखने थे। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को डिटेल में करा रखे हैं। तो इस तरीके से अगर रिवीजन आप लोग थोड़ा सा भी करके जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप लोग ये पेपर उठाकर देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो भी न्यूज में चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। बेसिक बैकग्राउंड आप लोग को पता है और न्यूज आप लोग को पता है तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है, अगर बात करें कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या एक तरीके से आप लोग क्या विचार करते हैं कि एक तरीके से हमारी कंट्री में जो कोऑपरेशन होता है या फिर कंपटीशन होता है या फिर कन्फ्रंटेशन होता है, यानी कि सहयोग होता है, स्पर्धा होती है या फिर संघर्ष होता है, तो ये जो एक तरीके से शेप देता है जो नेचर होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया है। फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद का ढांचा नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो फेडरल सिस्टम है उसमें कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, कई बार कंपटीशन देखने को मिलता है और कई बार टकराव भी देखने को मिलता है। जैसे कोऑपरेशन की बात करें तो आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में जब जीएसटी को पास किया गया तो यहां पर सबने मिलकर इसको पास कराया जीएसटी को, ताकि हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। कंपटीशन देखने को मिलता है, अलग अलग राज्य के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा कंपटीशन, हाँ ये राज्य ये अच्छा कर रहा है, वो राज्य वो अच्छा कर रहे हैं, और इसी के साथ में कई बार टकराव भी आप लोग को देखने को मिलता है। टकराव के बारे में बात करें तो सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इसके चलते एक फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर निकल कर आती है जिसमें हम लोग साथ में आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, जब सेंटर में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रहती है तो तुरंत सबसे पहले आते ही यहां पर गवर्नर चेंज किए जाते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आज की डेट में कई सारे ऐसे केस आप लोगों को देखने को मिले कि एज ए एजेंट की तरीके से काम करता है, जैसे सेंटर का एजेंट हो। तो काफी सारा आप लोग यहां पर टकराव भी देखने को मिलता है दोनों के बीच में इन सब रीजन की वजह से। तो ये पूरा जो फेडरल सिस्टम है इसकी वजह से शेप यहां पर लेता है। तो ये आप लोगों को यहां पर समझाना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है बेसिकली और 150 शब्द में आप लोगों को यहां पर लिखना है। तो अच्छा एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते हमारी कंट्री में एक अच्छे लेवल पर काम चल रहा है। अगर देखा जाए फिर भी मोर और लेस हमारा फेडरल सिस्टम एक अच्छा फेडरल सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। हाँ ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर लेकिन फिर भी एक टिकाऊ फेडरल सिस्टम है अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से इसको देखेगा। पर लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग बात करें जैसे शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक तो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां से डिसाइड किया जाता है कि कौन से के हिस्से में कौन सा सब्जेक्ट आता है। सेंट्रल लिस्ट में जो भी यहां पर आइटम रखे गए उस पर सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा। पर लेकिन फिर टकराव देखने को मिलता है जब कॉन्करेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। इसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाएगी। अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन सेंटर ने अभी 3 जो बिल पास किए गए तो उसकी वजह से यहां पर कई सारे राज्यों के और सेंटर के बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग यहां पर बेसिकली मेंशन कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है 2 कंट्री की जो जुडिशियल सिस्टम है उसको कंपेयर करने का। तो एक तो है यहां पर इंडिया और दूसरा है यूके। तो पास्ट में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप लोगों से एक सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि हम लोगों ने उधार ले रखा है अलग अलग कंट्री से। जो भी हम लोग को अच्छा लगा हम लोगों ने अपनी कंट्री में संविधान के बहुत सारे पोर्शन इंक्लूड कर रखे हैं। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को अपनी कंट्री का जो सिस्टम है वो कई बार यूएसए के सिस्टम के साथ में कंपेयर करने के लिए आते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर है तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। तो यहां पर जो कंपेयर किया जा रहा है ये
इंडिया और यूके का जो जुडिशियल सिस्टम है, तो बोला जा रहा है यहां पर कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या कन्वर्जिंग पॉइंट है और क्या क्या डाइवर्जिंग पॉइंट है दोनों नेशनल के जो जुडिशियल प्रैक्टिस है उसके अंदर, तो उनको आप लोगों को यहां पर बताना है। अभी यहां पर आप लोगों से यूके के बारे में पूछा गया, तो आप लोगों से यूएसए के बारे में पूछा जा सकता है कंपेयर करके। तो अगर बात करें इंडिया, यूके एंड यूएसए, ये लिबरल डेमोक्रेसी है। अगर जुडिशरी के बारे में बात करें तो आज की डेट में आप लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों के जगह फॉलो किया जाता है। हमारी कंट्री में भी अगर आप लोग बात करिए एक सिंगल जुडिशरी है, चाहे राज्य की बात कर लीजिए चाहे आप लोग सेंटर की बात कर लीजिए, एक यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। पर लेकिन यूएसए में जाएंगे तो यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि यूके में भी आप लोगों को यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम ही देखने को मिलता है। पर लेकिन यूके और यूएसए में आप लोगों को ज्यूरी सिस्टम अलग से नजर आता है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया और यूएसए के अंदर आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस नॉर्मली नजर आते हैं। तो यूके में जो जुडिशियल सिस्टम है अगर उसके बारे में बात करें तो वो ग्रेजुअली एक तरीके से स्लो प्रोसीजर में इवॉल्व हो रहा है, जबकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो डायरेक्ट संविधान से अपनी पावर लेता है, जबकि यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अगर बात करें, आप लोगों से पूछेगी यूके का संविधान क्या है, तो आप लोगों को एक रूम में ले जाके रख देंगे और बोल देंगे ये है हमारा संविधान। पर लेकिन आप लोग अपने संविधान के बारे में बताएंगे कि ये किताब किसी को भी दे देंगे और बोलेंगे ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावरफुल चीजें काफी स्टेब्लिश की गई है प्रॉपर वे में कि हाँ कहां से क्या क्या पावर निकलती है। यूएसए में भी इसी तरीके से आप लोग देखते हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग यहां पर, टॉपिक भी है ये, ऐसा नहीं कि कहीं से ऐसे आ गया क्वेश्चन, ये टॉपिक भी है। अगर आप लोग मेंस का जो सिलेबस है उसका उठाकर देखेंगे तो टॉपिक यहां पर मेंशन कर रखा है इस तरीके से। जो कंपैरेटिव सिस्टम है यहां पर खासकर ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में पूछे गए हैं। तो ये बातें हैं, इस तरीके से आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रॉपर सिलेबस कवर कर रखा है तो। काफी प्यारा यहां पर ये क्वेश्चन है, और जब मैंने आप लोगों को स्पीकर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया भी था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो स्पीकर के बारे में जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस टाइम पर यहां पर ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई भी थी। ये कॉन्सेप्ट जो है यहां पर वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है यूके के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे पर्सन अगर जीत कर गया है और उसको स्पीकर की पोस्ट दे दी गई है आगे चलकर, तो उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वहां पर रिजर्व हो जाएगी, आगे उस पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको अपनी पोस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं तो स्पीकर की पोस्ट पर बैठ गया और स्पीकर की पोस्ट पर पर्सन बैठ गया, तो वहां पर उसको सुनना पड़ेगा, एक तरीके से न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो ये पोस्ट को न्यूट्रल बनाने के लिए यहां पर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाती है ताकि इलेक्शन के बारे में न सोचकर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इसलिए बोला जाता है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। हमारी कंट्री में भी इसको कई बार बोला जाता है कि इस तरीके से हम लोग को इंप्लीमेंट करना चाहिए। नॉर्मली हमारी कंट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। स्पीकर कई सारे राज्य के अंदर भी आप लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टी उसके फेवर करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर सिस्टम है जो काम करना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर चाहे स्टेट असेंबली के अंदर, वो इस तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि आप लोग सोचते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को अडेप्ट करनी चाहिए, जैसे प्रैक्टिस यूके में फॉलो की जा रही है, तो क्या हमारा लोकसभा के स्पीकर के लिए भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए? तो इसके बारे में बात की जा रही है। आगे बात करें कि इसके बारे में आगे बोल रहे हैं कि व्हाट कुड बी इट्स इंप्लीकेशन, यानी कि हमारी कंट्री में अगर इसको रोबस्ट फंक्शनिंग जो पार्लियामेंट्री जो बिजनेस है हमारी कंट्री में, जो डेमोक्रेसी है, उसमें यहां पर इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि क्या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकते हैं, क्या परिणाम हमारे हो सकते हैं हमारे यहां पर। तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग देखें कि ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि अगर आप लोग देखें एक इंडिपेंडेंट तरीके से अगर कोई स्पीकर काम कर पाएगा, वही प्रॉपर वे में एक प्रॉपर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएगा, वरना पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हमेशा काम करता है स्पीकर नजर आएगा। तो इसलिए यूके में ये कन्वेंशन है कि अगर कोई स्पीकर एक बार बन गया तो इट मींस है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी अनचैलेंज रहेगी, ठीक है। तो पर्सन को अगर स्पीकर अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने नॉर्मली पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके अंदर लक्ष्मीकांत के अंदर भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आप लोगों के सामने 150 शब्द में आप लोगों को लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। बात की जा रही है अगर आप लोगों को सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो हमारी कंट्री में एक साउंड, अच्छी और एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज होनी चाहिए, जो पर्टिकुलरली 2 एरिया पर फोकस करने की बात की जा रही है। एक तो जेरियाट्रिक, यानी कि एक तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे संबंधित जो बातें की जा रही है, उनकी देखभाल के बारे में बात की जा रही है। और दूसरा जो मैटरनल हेल्थ है, यानी कि एक तरीके से जो माता होती है उसके जच्चा और बच्चा की हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो उनकी हेल्थ के बारे में अगर हम लोग प्रॉपर वे में फोकस देकर चलें तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो हेल्थ सिस्टम की बेसिकली पॉलिसी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वनरेबल सेक्शन होते हैं नॉर्मली बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएं होती हैं, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन के अगर बारे में बात करें, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, इनके जो दूध पिलाती है महिला, उनके बारे में बात करें तो वो वाला एरिया सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है खतरनाक। बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों ने हिंदू न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे जो हम लोगों ने कवर किए। तो इस तरीके से ये वो पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को इकट्ठे करके रखने होते हैं। मैंने बोला नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर लीजिए या फिर महिला
महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में। तो ये जो फोकस एरिया होते हैं यूपीएससी के बड़े फेवरेट होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछ ले जाते हैं। तो यहां पर एक तरीके से इसके ऊपर आप लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बोली जा रही है कि इंस्टीट्यूशनल जो क्वालिटी है ये क्रूशियल ड्राइवर है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूशन अगर अच्छे हैं तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार कि आप लोग देखते हैं आज के में जिस तरीके से घर को अगर आप लोगों को अच्छे से मैनेज करना है तो एक तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम में काम करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी तब अच्छे से काम करती है अगर उसके अंदर डेमोक्रेसी होती है। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर क्वालिटी है तो आप लोग उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप लोगों ने अगर थोड़ा लंबे समय से चीजें सुन रहे हैं, मेरे साथ में कनेक्ट है, तो आप लोगों को याद होगा, काफी दिन हो गए हालांकि भूल भी गए होंगे, कि ये इसरो के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंटर के अंदर एजेंसी है। हम लोग बोलते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है वो ढंग से काम नहीं करती है, जबकि इसरो का लोहा ऑल ओवर वर्ल्ड में मानते हैं। और दूसरी साइड में हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट के जो एजेंसी है उनको भेज देना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने एयर इंडिया के बारे में बात करें या फिर आप लोग बीएसएनएल के बारे में बात करें कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर जो क्वालिटी लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी जो है अगर ढंग की रहेगी तो क्रूशियल ड्राइवर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर भी। तो इसके चलते बात की जा रही है कि रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, कि सिविल सर्विसेज को कैसे आप लोग यहां पर रिफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेंथ करने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको देखकर चलिए तो सिविल सर्विस जो है हमारी कंट्री में वो बेस है। जो भी हमारी कंट्री में पॉलिसीज बनती है वो सारे सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिटिशियन थोड़ी ना वहां पर बैठकर पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर प्रॉपर वे में अगर सही सिविल सर्वेंट सही तरीके से वहां पर पहुंचेंगे, एक तरीके से उनके अंदर अगर क्वालिटी रहेगी तो हम लोग प्रॉपर वे में एक सही स्ट्रेंथ कर पाएंगे अपनी डेमोक्रेसी को भी। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग यहाँ पर इसमें थोड़ा फोकस डालिएगा। और सिविल सर्विस किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करती है उसके बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है कि उसमें क्या रिफॉर्म करने चाहिए हम लोग को। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर 150 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको भी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आप लोगों का करंट से ही कवर किया गया क्वेश्चन है। बात की जा रही है जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, यानी कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, एक तरीके से डिजिटल रिवॉल्यूशन भी जिसको बोला जाता है। ये एक तरीके से ई गवर्नेंस जो है एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट बन के चल रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट का। तो ये आप लोगों को डिस्कस करना है। तो इसके चलते आप लोगों को ये यहाँ पर पिक्चर आप लोगों को याद होगी इस तरीके से जो आप लोगों को बताई गई थी कि इंडस्ट्रियल, अगर आप लोग बात करें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते हैं तो स्टार्टिंग में जो थे यहाँ पर वो मैकेनाइजेशन एक तरीके से मैकेनाइज कर रहा था चीजों को। जब स्टार्टिंग में स्टीम इंजन ऐड किए गए थे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब हमारी कंट्री, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके चलते, ठीक है, जिसके चलते जो यूके का हमारी कंट्री पर कंट्रोल और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया जैसे जैसे इन चीजों का इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे चलकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला जो मास प्रोडक्शन, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट हुई उसके बेस पर मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये मास प्रोडक्शन करना इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको मार्केट की जरूरत पड़ने लगी। तो हमारी कंट्री हो गया इंडिया, चाइना जैसी कंट्री हो गया, इनको मार्केट की जरूरत पड़ने लगी। और यहां पर जब थर्ड के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये ऑटोमेशन के ऊपर यहां पर काम करने लगा नॉर्मली। ठीक है, प्रोडक्शन, कंप्यूटर, आईटीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। और आज की डेट में जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की आप लोग बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट फैक्ट्री, आप लोगों को जाने ही नहीं है, सब कुछ वहां पर कंप्यूटर की हेल्प से किया जा रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो चीज आ जाती है यहां पर अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं काफी हेल्प कर रहे हैं यहां पर गवर्नमेंट को भी आज की डेट में। जैसे आज की डेट में मैं आप लोगों को बैठकर यहां पर लेक्चर दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं तो सारी ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से तो हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का ही पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर इसके बारे में आप लोगों ने टाइम टू टाइम इसके बारे में पढ़ी होगी। हाँ, थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चन अगर देखें पहले के कंपेयर में, जो पहला क्वेश्चन पेपर था वो एज कंपेयर टू अगर देखा जाए थोड़ा सा आप लोग इसको हल्का सा थोड़ा सा इसको टफ बोल सकते हैं उसके कंपेयर में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे हैं कि थोड़े से घुमाकर पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को मैंने बोला था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। क्रिटिकली एग्जामाइन करना है रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का रोल क्यों यहां पर एग्जामाइन करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ जो सिक्योरिटी है उसमें यहां पर जो डब्ल्यूएचओ का रोल है उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए। तो कोविड-19 के ध्यान रखते हुए डब्ल्यूएचओ का रोल बताना है, क्योंकि आप लोगों को पता है डब्ल्यूएचओ ने यहां पर थोड़ी सी कोताही तो बढ़ती है, मानना पड़ेगा। चाइना ने कोताही बढ़ती, उसके बाद में डब्ल्यूएचओ ने कोताही बढ़ती। चाइना ने प्रॉपर वे में डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्मेशन नहीं दी और फिर डब्ल्यूएचओ ने भी थोड़ा सा लाइटली चीजों को लिया। कई सारे ऐसे आर्टिकल हम लोगों ने कवर किए थे। तो इसका मतलब ये कि डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है, अगर कल को भैया कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो कैसे डब्ल्यूएचओ उसको कवर करेगा, तो ये आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना ठेकरा डब्ल्यूएचओ के ऊपर फोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधा सीधा ये बोला था कि भैया डब्ल्यूएचओ ने जो है बर्बाद कर दिया चीजें, इसकी वजह से हमारी कंट्री में इतना कोरोना वायरस फैल गया, तो इसने तो इसको फंडिंग सपोर्ट करना प्रोवाइड करना बंद कर दिया। इसी के चलते चाइना ने बोला कि फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे यहां पर फंडिंग। तो डब्ल्यूएचओ का रोल क्या होना चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले डब्ल्यूएचओ को आगे आना चाहिए। पर लेकिन इस तरीके का जैसा रोल डब्ल्यूएचओ का होना
होना चाहिए था, उसने प्रोवाइड नहीं किया गया। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ढंग से काम नहीं कर रहा है, काफी अच्छे अच्छे काम भी डब्ल्यूएचओ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो डब्ल्यूएचओ करा रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ को भी प्रॉपर फंडिंग तो दो, डब्ल्यूएचओ के पास से पैसे ही नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए बेचारा ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से भी तो क्रिटिकली एग्जामाइन आप लोगों को यहां पर करना है, ठीक है। तो यहां पर 10 नंबर में आप लोगों को लिखना है 150 शब्द के अंदर अंदर। तो ये इसको भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कोविड-19 के चलते, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यूएसए के अंदर जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर आप लोग यूरोपियन कंट्री के अंदर जो कंडीशन चल रही है ब्रेक्जिट को लेकर, तो हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा है, जो हमारी कंट्री के लोग वहां पर रहते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो काफी डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर, अमेरिका और यूरोप के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए तो वहां पर हमारी कंट्री की जो मूल के भी कई सारे जो पर्सन है वो इलेक्ट होकर आए। सेम कंडीशन आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलती है, यूके के अंदर, ठीक है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बोले तो कनाडा को तो बोला जाता है कि वो दूसरा इंडिया बन गया है वहां पर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो काफी एक ह्यूज नंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। चाहे आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में बात करें अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर, या फिर आप लोग अगर बात करेंगे जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, तो ये वाली जो कंट्री हो गया यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, तो उस वाले रीजन में भी हमारी कंट्री का काफी बड़ा डायस्पोरा रोल प्ले करता है। तो हमारी कंट्री के जो खासकर जो सही पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको लगता है कि एक अच्छी मेहनत उन्होंने कर ली है और इंडिया में उनके टैलेंट को कदर नहीं किया जाएगा, वो मैक्सिमम अपनी कंट्री को छोड़कर निकल लेते हैं। पर लेकिन अपनी कंट्री में भी वो काफी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसके चलते वहां पर वो एक बहुत अच्छे वाला तबका होता है सोसाइटी का, जो कि एक अच्छा खासा कमाने वाला तबका होता है, क्योंकि वही वहां पर एक तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जैसी पॉलिसी थी, उन्होंने बहुत सारा ऐसा कट किया गया जिसकी वजह से यहां से लोग जॉब छोड़ छोड़कर भाग जाएं। तो एक सही प्योर तबका जो सोसाइटी का ऐसी कंट्री में देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री का काफी बड़ा रोल प्ले करता है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी, जब इलेक्शन की बात करें, और इकोनॉमी में तो वो रोल प्ले करता ही है, क्योंकि वहां पर जाकर जिस तरीके से अपना जॉब वगैरह वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर एक एनालिसिस करना था। आगे चलकर हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए जो खासकर यूएई या सऊदी अरेबिया या इराक ईरान वाले रीजन में हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में। तो कोई ऐसा सरप्राइज मत होना अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। आगे बढ़ते पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आप लोग बोल सकते हैं कि एक आर्टिकल से पूरा उठ के आ गया है। आप लोगों को याद होगा जब यहां पर बात करे थे हम लोग की सेंटर जिस तरीके से पूरी कंट्री के अंदर ये बोल रहा है कि किसको रेड जोन में लेकर आना है, कहां पर हम लोग को बेसिकली आज के में लॉकडाउन लगाना है, तो वो वाली चीजें जो यहां पर की जा रही थी। तो उस टाइम पर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये 1897, और इसी के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है। इसके बेस पर क्या किया जा रहा था, इसके बेस पर हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही थी, जिसमें स्टेट की जो पावर है उसको एक तरीके से सही से नहीं देखा जा रहा था, यानी कि एक तरीके से जो हमारा फेडरलिज्म का सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ताक पे रखा जा रहा था। तो पूरा का पूरा एक आर्टिकल हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उठकर आ गया। तो इसलिए बोला जाता है कि आर्टिकल जो है वो आप लोगों को ढंग से सुनने चाहिए। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर डिटेल में जो राइटर थे उन्होंने घुमा फिराकर कई बार डिस्कस किया था कि जिस तरीके से सेंटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहां पर ये एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो एक तरीके से एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता था, यानी कि एक तरीके से जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता था एज कंपेयर टू अगर बात करें यूनिटरी सिस्टम के कंपेयर में। तो यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर ये यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की जा रही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट करता है अगर सेंट्रलाइज टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो मेंटेन की जाती है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कहने का मतलब यहां पर यह है आज की डेट में भी अगर आज की डेट में हमारे संविधान के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कई सारे सिस्टम आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर जो सेंटर है वो यूनिटरी रोल प्ले करता हुआ आप लोगों को नजर आता है, यानी कि एक तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आता है स्टेट के ऊपर। और ऐसा ही यहां पर कोविड-19 को जब मैनेज करने की बात आई तो उस टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। और ऐसा ही सिस्टम यहां पर बात की जा रही है जो फार्म एक्ट अभी यहां पर पास किए गए, जिसके बारे में डिटेल में बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, उसमें भी सेंटर क्या कर रहा है, जो बेसिकली राज्य के अंदर जाकर घुस रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, यानी कि राज्य के अंदर जाकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी यहां पर बनते हैं जिस तरीके से हमारी कंट्री में जुडिशरी का एक्टिविज्म देखने को मिलता है, यानी कि जुडिशरी कई बार लेजिस्लेटिव का काम करती नजर आती है। जो काम नॉर्मली हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव को करना चाहिए, रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए, तो जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात की जा रही है इज एंटीथेटिकल है। यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि हमारी कंट्री में जैसे कि ऑर्गन है, एक साइड में लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, तो सबको अपने अपने स्पेयर में काम करना चाहिए। पर लेकिन अगर कोई अपने पैजामे से बाहर जा रहा है तो एक दूसरे को जाकर ये चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं। तो वो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन जब यहां पर जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन का काम करने लगे, यानी कि एक तरीके से लॉ बनाने लगे कि भैया ऐसे करो, मान लीजिए हमारी कंट्री में
जब तक यहां पर अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में, जैसे कि जब बात आती है कि हमारी कंट्री में एनसीआर वाले रीजन में कि यहां पर काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बार बार जुडिशरी अगर बोलती है कि पटाखे नहीं पटकाने हैं, इस तरीके से आप लोगों को रखना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब शराब की बात की गई थी तो जुडिशरी ने एक रूल पास किया कि जैसे हाईवे होते हैं तो उनकी कुछ डिस्टेंस पर आप लोगों को कोई भी शराब की दुकान नहीं रखनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन यहां पर जुडिशरी के द्वारा दी जाती है जब तक कोई लॉ नहीं रहता है। पर लेकिन ये सही नहीं है एक तरीके से, जिस कंट्री में एक प्रॉपर एक पार्लियामेंट है वहां पर तो उनका काम होना चाहिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर एक तरीके से अगर देखकर चले तो उसके चलते पूरा अलग अलग सिस्टम दे रखा है, जुडिशरी उसको चेक करे कि अगर जो लॉ बन के आया कि वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है, तो वो काम जुडिशरी को यहां पर करना चाहिए। तो इसके चलते बहुत सारी पिटीशन हमारी कंट्री में आती है, यानी कि एक तरीके से जो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन होती है, तो वो काफी एक तरीके से गाइडलाइन निकल कर आती है। फिर यहां पर एक तरीके से कहने का मतलब यहां पर यह कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव का काम करती नजर आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है किस चीज के बारे में, हमारी कंट्री में जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप लोग अगर बात करिए जो पंचायती राज सिस्टम हो गया, इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी हो गया, तो लोकल लेवल पर जो काम करते हैं, पहले तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, तब जाकर इनको लाया गया, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमारी कंट्री में ये नहीं थे, बाद में चलकर इनको ऐड किया गया 1992 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे तैसे हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार हुई, वरना अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पर लेकिन आज की डेट में भी कैसे हमारी कंट्री में जो लोकल इंस्टीट्यूशन वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो क्रिटिकल चैलेंज ये फेस करें उसके बारे में आप लोगों को बेसिकली हाईलाइट करना है। तो कैसे इसकी स्ट्रेंथ है और कैसे ये सस्टेन कर रहे हैं लोकल इंस्टीट्यूशन आज के डेट में जो अगर बात देखिए हमारी कंट्री में तो जो फंक्शन है फंक्शनरी है, और जो फंड है फंड को लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनके पास में पैसा नहीं रहता है चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसके चलते भी इनको स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। डायरेक्ट पैसा भी मिलता है फाइनेंस कमीशन से अगर बात की जाए तो वैसे नॉर्मली, पर लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें जो कंट्रोल में चलती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। अगर नॉर्मल अगर बात करें इलेक्शन के बारे में तो सेंटर के लिए तो इलेक्शन आप लोगों को नॉर्मल नजर आएंगे, पर लेकिन जो लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं वो भी यहां पर स्टेट के हाथ में होते हैं, तो वहां पर भी प्रॉपर इलेक्शन जो है वो प्रॉपर मैनर में कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, तो ये भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बहुत सारे पैसे को लेकर, इलेक्शन को लेकर, जो इनकी इंडिपेंडेंसी है, ऑटोनॉमी है, उसको लेकर, टैक्स जो लगाने वाली पावर है उसको लेकर, तो ये अपना इंडिपेंडेंटली प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को यहां पर लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन तो बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं टाइम टू टाइम, तो ये पुराने क्वेश्चन है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर 250 शब्द में और 15 नंबर का ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात कर रहा है राज्यसभा की पावर के बारे में। तो राज्यसभा नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में जो हाउस है, ये सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये कि परमानेंट हाउस है, ये डिसोल्व नहीं होता है जैसे लोकसभा डिसोल्व होती है। जैसे आप लोग अगर कंपेयर करिएगा, जब हम लोग कंपेयर करते हैं स्टेट के अंदर और जो आज के डेट में राज्य के अंदर, तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा जो राज्यसभा है उसकी जो पावर है वो एक तरीके से हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है जैसे उसको सेकेंडरी हाउस माना जाता है। राज्यसभा एक दूसरा सदन है हमारी कंट्री में, ना कि सेकेंडरी है, यानी कि लोकसभा के अंदर नहीं है जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑल इंडिया सर्विस अगर आप लोगों को क्रिएट करनी है तो वो राज्यसभा के यहां से पावर निकल कर आती है, ना कि लोकसभा के यहां से। तो हमारी कंट्री में राज्यसभा काफी बड़ा रोल प्ले करती है। टोटल मिलाकर अगर देखिए आज के डेट में 250 के करीब मेंबर आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेशन यहां पर निकल कर आती है। तो राज्यसभा अपने आप में ही एक पावरफुल बॉडी है। जैसे अगर छोड़ दीजिए आप लोग मनी बिल वगैरह को, इनको छोड़ दिए, अगर संविधान से रिलेटेड कोई बिल आप लोगों को पास करना है, ठीक है, तो राज्यसभा पूरा रोल प्ले उसमें करती है। ऐसा नहीं कि आप लोग राज्यसभा को पास कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे कि मनी बिल के बारे में बात करें, वो अलग बात है कि राज्यसभा के हाथ में ज्यादा पावर नहीं है, पर लेकिन सजेशन वहां पर भी राज्यसभा दे सकती है। तो आप लोग राज्यसभा को ऐसे नहीं बोल सकते कि राज्यसभा के हाथ में बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो राज्यसभा काफी बड़ा रोल प्ले करती है, और खासकर उन लोगों के लिए एक तरीके से एल्डरली हाउस जो होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो सीनियर जो ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहां पर पहुंचा सके, तो उसके लिए यहां पर प्रॉपर वे में आप लोग को पता है कि हम लोग सिक्योर सीट रखते हैं, जिसकी तरह से यहां पर हम लोग अगर लगता है पर्सनैलिटी वहां पर होना चाहिए तो वहां पर जा सकता है। तो राज्यसभा ऐसा नहीं है कि आप लोग उस तरीके से उसको देखकर चलिए, तो राज्यसभा भी अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। खासकर अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, संविधान के बारे में बात कर लीजिए, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कंट्री को फेडरल सिस्टम बनाए रखने के बारे में अगर बात कर लीजिए, तो भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां पर हल्के में आप लोग ले नहीं सकते, ठीक है। तो यूजलेस स्टेपनी टायर की तरीके से आप लोग नहीं देख सकते, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये फैक्टर जो थे आप लोग यहां पर बेसिकली आइडेंटिफाई करने थे खासकर। और ऑल इंडिया सर्विस वाला
जरूर आइडेंटिफाई करिए अगर कहीं भी ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर भी काफी बड़ा एक रोल रहता है यहां पर, अगर बात करें राज्यसभा के हाथ में, ठीक है। तो राज्यसभा ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस ऐसे ही बना दिया, तो राज्यसभा काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। 12 मेंबर ऐसे नॉमिनेट किए जाते हैं जिनको यहां पर हम लोग एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट मेंबर रहते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट नहीं कर सकते, ताकि उनका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर किया जा सके राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है, राज्यसभा लोकसभा के साथ में कंपेयर करके राज्यसभा में कहां पर कितनी पावर है, और इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में कंपेयर करके तो काफी कुछ चीजें डिटेल में आप लोगों को बताई हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो कमीशन होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यानी कमीशन है उसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द कमीशन क्या स्टेप रिक्वायर होते हैं, और इसी के साथ में डू यू थिंक कि एक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, वो इंश्योर करेगी यहाँ पर जो आज के डेट में ग्रेटर जेंडर जस्टिस और इंपावरमेंट के बारे में अगर इंडिया के अंदर बात करें, तो अगर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, तो यहाँ पर ये क्या इसका यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताना है। जैसे अभी आप लोगों ने बात की ना जैसे ओबीसी कमीशन के बारे में, तो आप लोगों ने मैंने आप लोगों के लिए उसके ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई थी। आखिर यहां पर ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यहां पर बात की थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो हमारी कंट्री में 123वां यहां पर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2017 में। 2018 में फिर ये एक्ट बना जब यहां पर 102वां यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आया। यानी कि जो बिल होता है उसका नंबर ज्यादा होता है, रीजन ये है कि कई सारे बिल पास नहीं होते हैं, एक्ट में बनता है तो वो कुछ बनते हैं कुछ रह जाते हैं, तो इसलिए एक्ट का नंबर हमेशा कम होता है। तो 102वां जो अमेंडमेंट एक्ट यहां पर निकल कर आया 2018 में, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बना दिया और आर्टिकल 338 के 20 सेक्शन में इसको एंटर किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है, जो नॉर्मली अगर बात करें स्टेब्लिश किया गया था 1993 में। तो उसी के पैटर्न पर यहां पर बात की जा रही है कि कमीशन को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप लोग देते हैं तो वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि कई डायमेंशन में यहां पर पॉवर्टी चेक करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को अगर पिक्चर याद हो, मैं आप लोगों को एक बार पिक्चर दिखाता हूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। ये पिक्चर देखते हैं आप लोगों को याद आ जाएगा कितनी बार आप लोगों को मैंने कवर कराया है। तो यहाँ पर 10 इंडिकेटर बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। तो 3 डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी नॉर्मली चेक की जाती है, वैसे 3 डायमेंशन रहती है, पर 3 डायमेंशन जो कि हेल्थ, एजुकेशन और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको 10 डायमेंशन में यहाँ पर 10 इंडिकेटर में डिवाइड कर रखा है, जिसमें न्यूट्रिशनल, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंस क्या रहती है यहाँ पर, कुकिंग, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर और एसेट्स। तो टोटल मिलाकर 10 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया था। तो अलग अलग डायमेंशन जब देखी जाती है पॉवर्टी की, तो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिराकर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को नहीं पता हो। बस ये डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे पॉइंट जो है आप लोग इकट्ठे कर पाते हैं उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है, यानी कि गरीबी को मिटाने का काम करेगा एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से एसेट क्रिएशन करने का काम करेगा जो रूरल पुअर इंडिया के अंदर है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बेसिकली इवेल्युएट करने की बात की जा रही है, उनका रोल क्या है, इंपावर करने में वुमेन। कई सारे ऐसे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे, जो वुमेन को हेल्प करने के लिए यहाँ पर थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ये ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से हेल्प करते हैं, ताकि अगर कोई अपना कोई काम करना चाहते हैं तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप लोगों ने सुना है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट टर्म मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मुद्रा बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी जो हमारी कंट्री में निकल कर आई थी, तो वो जो स्मॉल छोटे छोटे जो डेवलपमेंट होते थे उन्हीं की हेल्प करने के लिए हमारी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये इसी पर्पज के लिए यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिले। तो माइक्रो फाइनेंस जो था वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर गांव के अंदर अगर आप लोग बात करिए। देखिए ये भी आगे आप लोगों के सामने कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की जा रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर जो कि 4th है। मैंने आप लोग कितनी बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिखाए हैं, एक बार और देख लीजिए। चलिए जब इतनी बात हो गई है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th के बारे में बात की जा रही है। वो एजुकेशन बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कंपेयर कर यहां पर पूछा गया है, तो अब तो कोई माइंड में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो इसके साथ में कंपेयर करके आप लोगों को बताना है बेसिकली किस तरीके से जो हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा देखने को मिलता है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग यहां पर एक तरीके से जो क्रिटिकली एक एग्जामाइन करना है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में अलग से भी वीडियो बना रखी है, किस तरीके से देखने को मिलती है और कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो किस तरीके से हमारी कंट्री में ये रिस्ट्रक्चर करेगी और रीओरिएंट करेगी एजुकेशन सिस्टम को, तो क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। तो अच्छा खासा आंसर आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं।
यार मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने आप लोगों से डिस्कस ना किया हो। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, क्वाड के बारे में बात की जा रही है। तो क्वाड जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए ट्रेड ब्लॉक, ठीक है, जो कि एक ट्रेड ब्लॉक टू ये मिलिट्री अलायंस, जो कि चाइना को टैकल करने के लिए बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको क्वाड बोला गया, तो 4 कंट्री नॉर्मली देखने को मिली, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो डिटेल में कितनी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि सिग्निफिकेंस क्या है, जो इंडो यूएस डिफेंस डील है उसके बारे में, क्या यहां पर इसका एक तरीके से इंडो रसिया जो डिफेंस डील है उसके ऊपर अगर इसको कंपेयर कर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी यहां पर कंपेयर करने की बात की जा रही है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुने हैं। तो मुझे लगता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर अगर एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करके चले, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, उसको प्रॉपर वे में अगर आप लोग नोट्स बनाकर चलते हैं या पीडीएफ भी अगर आप लोग रिवीजन करके चले जाते हैं, तो काफी कुछ आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ सारी इकट्ठी मिल जाती है आप लोगों को, डाउनलोड करने ना स्टडी लवर वीर के नाम से यहां पर टेलीग्राम चैनल है, 1,20,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। आप लोग काफी फायदा मिलेगा, सारी जो वीडियो है उनके आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और डेली जो वीडियो आती है करंट अफेयर की या फिर पॉलिटी की आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी की वीडियो देखकर भी आप लोगों को बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है उसके बारे में। तो ये था एक ओवरव्यू, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट कल फिर मिलूंगा इसी तरीके से, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग के बचे हैं उनके बारे में भी। तो अब तक 3 वीडियो आप लोग की आ चुकी है, एक तो निमंत की आ चुकी है GS1 और ये GS2 की। तो एंजॉय करते रहिए, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे जो दूसरी वीडियो है, ताकि आप लोग उनको देख सकें। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।